राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, पिछले सेशन में हम लोगों ने बजट को पढ़ा था और वह बजट लेटेस्ट वाला बजट था, यानी कि फिस्कल ईयर 2023-24 के लिए जो बजट पेश किया गया था उस बजट का हम लोगों ने डिटेल एनालिसिस किया था। और वह सेशन आप लोगों के लिए वनडे एग्जाम की तो बात छोड़ो, स्टेट पीसीएस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी वह सेशन स्टेट पीसीएस के लिए था और वनडे एग्जाम के लिए भी था। ठीक है मित्रों, और उसी से मिलता जुलता आज हम लोग इकोनॉमिक्स का ही एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी को क्रेडिट पॉलिसी भी बोलते हैं हम। ठीक है मित्रों, पिछले सेशन में हम लोगों ने बजट को पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल रेट वगैरह की चर्चा किया था, और आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी की चर्चा करेंगे। तो पहले तो ये बात समझो कि भारत में दो बॉडी के द्वारा दो पॉलिसी निकाली जाती है। मतलब पॉलिसी दो पार्ट में बढ़ जाती है। एक फिस्कल पॉलिसी जो कि ड्रिवन बाई होती है हमारी गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट बोल दो, और दूसरी जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी, यह ड्रिवन बाई आरबीआई होती है। यानी कि इसका लेना देना, मॉनेटरी पॉलिसी का लेना देना आरबीआई से है। जो भी मॉनेटरियल रेट आते हैं वो उसका निर्धारण आरबीआई करती है। उसी तरह फिस्कल पॉलिसी में जितने भी बात की चर्चा की जाती है उस सारे बातों को हमें गवर्नमेंट हमारे पास पहुंचाती है। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे जान लो, जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का बढ़ना घटना, इन्फ्लेशन ऊपर भी चल जाए या नीचे भी चल जाए, देखो इन्फ्लेशन का टारगेट क्या रहता है, यानी कि इन्फ्लेशन का टारगेट क्या रेंज में रहना चाहिए। तो इन्फ्लेशन का टारगेट अभी जो फिलहाल है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, और यह कंबाइंड है, इसके अकॉर्डिंग 4% रहना चाहिए। और हर चीज में टॉलरेंस होता है, यानी कि घट बढ़ सकता है। तो घट बढ़ सकता है कितना, ±2% का टॉलरेंस होता है। यानी कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे 4 + 2 अगर 6% ये अपर टॉलरेंस लेवल है, अपर टॉलरेंस लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है मित्रों, अगर उसी तरह बात किया जाए लोअर टॉलरेंस लेवल कितना है, तो 4 - 2 यानी कि 2%। इसे हम क्या बोलेंगे, लोअर टॉलरेंस लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, तो हमारी आरबीआई बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, क्योंकि आरबीआई ने उर्जित पटेल के रिकमेंडेशन पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का निर्माण किया था। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि अगर भारत का इन्फ्लेशन रेट 4 ± 2% रहे तो हम लोग, यानी कि आरबीआई भारत के जीडीपी को बूस्ट करने में मदद कर सकता है। यानी कि इस दोनों में, यानी 2% से कम होना नहीं चाहिए और 6% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। यानी कुल मिला के बात करें तो भारत का इन्फ्लेशन रेट का रेंज कितना में रहे, 2% से लेके 6% के बीच रहे, तब आरबीआई कहती है कि मैं भारत की जीडीपी बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता हूं। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब एमपीसी की मैं चर्चा किया था, तो एमपीसी के बारे में भी समझ लो। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो कि उर्जित पटेल के रिकमेंडेशन के द्वारा बनाई गई थी, और यही टीम डिसाइड करती है कि जो मॉनेटरियल रेट आने वाले हैं, मॉनेटरियल रेट में दो तरह के रेट होते हैं, एक रिजर्व रेशियो और एक पॉलिसी रेशियो। तो रिजर्व रेशियो में CRR होता है और CLR होता है, बाकी 4-5 टर्म पॉलिसी रेट में होते हैं। तो इनका रेट आने वाले दिनों में कितना रहना चाहिए, ये बात एमपीसी की टीम बताती है। और एमपीसी टीम की बात करें तो एमपीसी की टीम में टोटल 6 मेंबर होते हैं, जिसमें 3 तो आरबीआई के होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं। तो नंबर 1 वहाँ पे आरबीआई के गवर्नर होता है जिनका नाम है डॉक्टर शक्तिकांता दास। ये सब फैक्ट याद करते चलना। और 2 जो मेंबर होते हैं, एक तो आरबीआई के खुद हो गए, और जो 2 मेंबर होते हैं वो आरबीआई के द्वारा ही अपॉइंटेड होते हैं। तो उन 2 मेंबर का नाम क्या है, डॉक्टर माइकल देबव्रता जो कि डिप्टी चेयरमैन है,
और डॉक्टर राजीव रंजन जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई के, और इन दोनों का अपॉइंटमेंट आरबीआई के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब बच गए बाकी 3 मेंबर। बाकी 3 मेंबर को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट। उन तीनों मेंबर का नाम क्या है? डॉक्टर शशांक वीरे, डॉक्टर आसिमा गोयल, प्रोफेसर जयनाथ आर वर्मा। तो ये बातें आपसे पूछी जा सकती है कि एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? तो उर्जित पटेल साहब के रिकमेंडेशन पे। उर्जित पटेल साहब भी पूर्व में हमारे आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। अभी फिलहाल की बात करें तो डॉक्टर शक्तिकांता दास है। तो एक तो शक्तिकांता दास हो गए और बाकी ये दोनों आरबीआई के द्वारा ही अपॉइंटमेंट होते हैं, और 3 जो मेंबर हो गए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटमेंट होती है, और इनका टेन्योर 4 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। और बाकी पॉलिसी 2 पॉलिसी होती है, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। कौन किसके द्वारा ड्रिवन होती है? एक आरबीआई के द्वारा ड्रिवन होती है तो दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ड्रिवन होती है। अब देखो, अब टॉपिक पे आ जाओ। मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है? देखो, मॉनेटरी पॉलिसी एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा आरबीआई क्या करता है, जो मनी का सप्लाई होता है मार्केट में उसे कम या ज़्यादा करता है, ताकि इन्फ्लेशन को हम न बढ़ने दे न घटने दे। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन होते हैं जो आने वाले सेशन में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इतना समझो कि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करती है, जो मनी सप्लाई होता है, मनी सप्लाई उसको बैलेंस करने का काम करता है, ताकि इन्फ्लेशन न बढ़ पाए न घट पाए। ठीक है, एक रेंज में रहे। और आरबीआई ने कितना का टारगेट रखा है रेंज में? 4 ± 2%, यानी 4 में 2 घटा सकते हो 2, या 4 में +2 ऐड कर सकते हो 6। कुल मिला के बात करें 2% से 6% का बीच इन्फ्लेशन रेट रहना चाहिए, ऐसा आरबीआई ने टारगेट में रखा है। और यह डाटा किसने दिया है? एमपीसी के मेंबर ने, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर ने। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्या करती है, जो मार्केट में मनी का सप्लाई होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि आप मान के चलो कि अगर मार्केट में अगर पैसा बढ़ जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, अगर मार्केट में पैसा बढ़ जाता है तो लोगों का क्या होगा? डिमांड ज़्यादा होने लगेगा। सब लोग चाहेंगे, आप लोग जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे लेके मोबाइल खोल के बैठ जाओगे और जितने भी सारे लिस्ट में डालोगे कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा? सप्लाई कम होगा। अब सप्लाई कम होगा तो वो क्या करेगा? इन्फ्लेशन को बढ़ा देगा। यहाँ पे देखो, तो सरकार क्या करेगी? मनी सप्लाई को कम करना चाहेगी। तो उसके लिए अब सरकार क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। अब बात को समझना पहले, जैसे कि आपके पास पैसे नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो। जैसे किसी को क्रेडिट कार्ड मिल गया, ध्यान से सुनना, क्रेडिट कार्ड मिल गया, उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन क्या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक आपके पास पैसा पहुंचा रही है, और बैंक आपके पास एक तरह से कैश का फ्लो बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन को बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? जैसे आपके पास पैसा हुआ, आप सामान खरीदेंगे, डिमांड उसका बढ़ेगा, और डिमांड जितना होगा उतना सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो यह इन्फ्लेशन को पैदा करेगा। तो सरकार क्या करेगी? जो आप क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालते हो, क्रेडिट पे लेते हो, उस पे इंटरेस्ट आरबीआई बढ़ा देगी। अब आरबीआई उस पे इंटरेस्ट बढ़ा देगी तो आप लोन लेने से कतराओगे, यानी क्रेडिट कार्ड का उतना यूज नहीं कर पाओगे। तो उससे क्या होगा? एक तरह से कैश या मनी सप्लाई में कमी आ गई। अब कैश या मनी सप्लाई में कमी आ गई तो आप जो पहले अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है उस पर आप उतनी चीज़ ऑर्डर नहीं कर पाएंगे जितना कि पहले करते थे, जबकि क्रेडिट कार्ड पे कम लोन मिलता, इंटरेस्ट रेट कम था। ठीक है, तो उससे क्या है? डिमांड में कमी आई। अब डिमांड में कमी आई तो जो सेलर है वो सेलर सोचने लगेगा कि भाई अब क्या हो रहा है कि अब इसकी प्राइस घटानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे की कमी हो गई है और हमारा सामान बिक नहीं रहा है। तो वो प्राइस को कम करेंगे और इन्फ्लेशन को, इस तरह से इन्फ्लेशन हमारा कम हो जाएगा। सीधी सीधी बात समझो, जब आपके पास पैसे हो, 3 आदमी समझो, 1 मिनट में इसको मिटा देता हूं। मान लो ये कोई आदमी है, इसके पास एक क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड है, पैसा है,
यह किसी मॉल में गया, यह किसी मॉल में गया, और जब इस भाई साहब के पास पैसा होगा तो जब ये मॉल में जाएगा, ये जब मॉल में जाएगा यहाँ चलते चलते, तो अगर इसे सामान खरीदना होगा तो मॉल में एक आइटम होता है, इस आइटम से लगा रहता है प्राइस टैग। जब इसके पास पैसे होगी तो ये प्राइस टैग को देखेगा नहीं और एक बकेट लेगा और बकेट में सामान को डालते जाएगा, काउंटर में जाएगा, वहाँ पे काउंटर पे यहाँ पे गया, काउंटर है यहाँ पे, और काउंटर पे यहाँ बिल का पेमेंट कर दिया, यहाँ बिल का पेमेंट कर दिया। ठीक, अब दूसरा केस समझो। अब इसके ए गया, यही व्यक्ति जाता है, नहीं बी ले लो, बी जाता है मॉल, सेम मॉल जाता है, इसके पास कैश की कमी है, तो यहाँ पे ए गया। अब ये क्या कर रहा है, जितनी भी आइटम देख रहा है, हर एक आइटम में प्राइस टैग को देख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास कैश की कमी है, इसके पास कैश की कमी है, तो ये प्राइस टैग देख रहा है। तो यहाँ से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर इसके पास मनी का सप्लाई हर किसी के पास रहेगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, और डिमांड ज़्यादा होगा तो प्राइस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और प्राइस ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन का रेट भी ज़्यादा होगा। और अब तो आरबीआई क्या करती है कि इसी मनी सप्लाई को कट करने का काम करती है। अब मनी सप्लाई को कट करने का काम करेगी तो क्या होगा, एक तो इसके पास पैसा कम होगा, और पैसा कम होगा तो डिमांड कम होगा सामान का, और डिमांड कम होगा सामान का तो जो उस सामान की रेट कम होगी। अब रेट एक बार जब कम हो गई तो इन्फ्लेशन जाहिर सी बात है कि कम हो ही जाएगी। ठीक है, चलो और एक बात सुनो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, हर एक 2 वर्ष पे इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रेट में अमेंड करती है। तो अब की बार मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आया था 6 से 8 फरवरी को, जो कि अभी 2022 से 2023 है। 2023 से 2024 फिस्कल ईयर का पहला मॉनेटरी पॉलिसी यानी क्रेडिट पॉलिसी अप्रैल मंथ में आएगा। तो इस बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो रेट रखा है हम लोगों के सामने, उसे मैं बारी बारी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो यहां पे रिजर्व रेशियो में सीआरआर और एसएलआर क्या है। मान लो एक कोई बैंक है, यहां पे हमने पैसा डाला 100 रुपये, और 1 साल के बाद जब हम लोगों ने निकालने की कोशिश किया तो यहाँ पे देखा कि इसका जो ब्याज हमें मिलता है वो 6% का ब्याज मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों को पैसा मिला 106 रुपया। ठीक है, अब बैंक क्या करती है, बैंक तो बिजनेस करेगी ना भाई, पैसे को तो रोक के बैठेगी नहीं। तो ये क्या करती है, एक कोई बिजनेसमैन को पैसा देती है, बिजनेसमैन 100 का 100 रुपये दे देती है, और बिजनेसमैन को ज़्यादा रेट पे पैसा देती है, ज़्यादा रेट पे ब्याज पे पैसा देती है। मान लो कि यहाँ पे 10%, तो बैंक की आमदनी कितनी है, 110। ध्यान से समझ रहे हो ना। जैसे मान लो कि हम लोगों ने ये बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट किया 100 रुपये, और बैंक ने बोला कि भाई मैं आपको ब्याज दूंगा 6% का, तो आफ्टर 1 ईयर वी विल गेट 106 रुपीज। ठीक है, और एंड उसके बाद बैंक क्या करती है, उसी पैसे को जो हम लोगों ने बैंक में डाला था उस पैसे को किसी बिजनेसमैन को दे देती है ताकि उससे ज़्यादा ब्याज मिले। तो यहाँ पे 4% का अंतर आया, यानी कि बैंक ने कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो 4 रुपया कमा लिया। ठीक है, 4 रुपया कमा लिया। अब हमारी सरकार तो, हमारी केयर टेकर तो हमारी सरकार ही है ना। ठीक है, तो कभी कभी आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि विजय माल्या, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये लोग पैसे लेके भाग गए। ठीक है, तो इन सब कहानियों से प्रेरणा लेते हुए या ऐसी घटना न घटे, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, आरबीआई को कुछ सुझाव दिया। आरबीआई को सुझाव दिया कि भाई एक ऐसी पॉलिसी बनाओ या नीति बनाओ। आरबीआई वैसे कि ऑटोनोमस
यूनिट है, इस पे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको ही पता है कि सुझाव हम किसी को दे सकते हैं, किसी को ले सकते हैं, ये लोकतंत्र है, ठीक है। तो आदमी एडवाइस किसी को कर सकता है या एडवाइस किसी से ले भी सकता है। तो यहाँ पे आरबीआई ने कहा फिर बैंकों को कि देखो तुम तो ये पूरा का पूरा पैसा इसे दे दोगे, ठीक है, और यह विजय माल्या ललित मोदी बन गया और पैसा लेके भाग गया, तो भोली भाली जनता को पैसा कौन देगा। इसके लिए तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उसका 4% कैश के रूप में 4% कैश के रूप में मेरे पास जमा कर दो। और कैश के रूप में एनडीटीएल, यहाँ एक टर्म मित्रों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। एनडीटीएल का मतलब होता है नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी, यानी किसी कमर्शियल बैंक के पास कितना पैसा जमा है उसका 4% आरबीआई बोलती है कि मेरे पास डाल दो। क्यों? क्योंकि किसी दिन आप जो ब्याज पे पैसा दे रहे हैं किसी बिजनेसमैन को, वो लेके रफू चक्कर हो जाए तो जनता को पैसा कौन देगा। तो आपके पास, यानी मान लो कि यहाँ पे ये बातें समझ में आ गई होगी, मान लो यहाँ पे बैंक के पास 100 टोटल रुपीज है, तो अब यह क्या कर सकती है, इस पे रिस्ट्रिक्शन है। अब आरबीआई कहती है कि अगर 100 का 100 तुम किसी को लोन दे दोगे और वो भाग जाए तो क्या, तो इसके लिए इसका 4% इन द फॉर्म ऑफ कैश मेरे पास जमा कराओ, यानी 4 रुपये कैश के फॉर्म में आरबीआई जमा कर लेती है, ठीक है। सुनो, अब बात यहीं पे खत्म नहीं हुआ, और जो 4% ये जो पैसा जमा करती है यही क्या होता है, CRR, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। और वर्तमान में यानी 6 से 8 फरवरी के बीच जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी उसके बाद जो आउटपुट आया उसमें बताया गया कि CRR 4.5% है, यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको अपने एनडीटीएल का 4.5% आरबीआई के पास रखना होगा। और जब मैं यहाँ पे 4.5% ऑफ द एनडीटीएल बोल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि कैश के फॉर्म में रखना होगा, ठीक है। ये एक तरह से आरबीआई सिक्योरिटी मनी लेती है, ठीक है। अब देखो आरबीआई का इतना से ही मन नहीं भरा, अब उसे लग रहा है कि भाई 100 में 4 रुपये मैं लेके रखा हूँ, और अगर ये 96 रुपये दे दे, अगर ये 96 रुपये लोन पे दे दे, यानी 96 रुपये दे दे, अगर फिर ये लेके भाग जाए इधर उधर कहीं भी वर्ल्ड में भाग जाए और फिर हम ढूंढते रहे, तो क्या 4% से हम कस्टमर का भरपाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, उससे तो भाई प्रसाद भी नहीं आएगा। तो इसके लिए फिर से आरबीआई क्या बोलता है कि देखो 4% तो मैंने अपने पास रख लिया, 4% तो मैंने अपने पास रख लिया, अब तुम क्या करो, एनडीटीएल का 18% ऑफ एनडीटीएल का 80% हिस्सा तुम अपने पास रखो। तब यहां पे कमर्शियल बैंक निकली चालू, वो बोल रही है कि 4% तो पहले ही मैंने कैश के फॉर्म में जमा है, जिससे कि हमें कोई बेनिफिट मिलना ही नहीं है और उसके लिए ब्याज भी नहीं देगा। जाहिर सी बात है, जब आप सिक्योरिटी मनी किसी को देते हो तो उस पर ब्याज नहीं मिलता है, तो यहाँ भी आरबीआई उस 4% के लिए कोई ब्याज नहीं देती है। तो अब अगले बार जो इन्होंने सुझाव दिया कि 18% एनडीटीएल का 18% आपको अपने बैंक के पास ही रखना होगा, यानी 4% और 18% कुल मिला के 22% सेविंग हो, यानी 100 रुपया उसके पास है तो 100 में 22 रुपया इसके पास सेव हो गया। अब इससे क्या होगा, अगर कोई पैसा लेकर भाग सकता है तो खाना पूर्ति का काम इस 22 रुपये से आराम से किया जा सकता है, या ऐसा बोला जा सकता है कि इतने पैसे रखो तब तक मैं उसे बाहर से खींच के लाऊंगा या उसकी धन की नीलामी करूंगा तो फिर मैं आप लोगों को बांटूंगा। तो अब यहाँ पे कमर्शियल बैंक है, उन्होंने क्या दिमाग लगाया, लॉजिक देखना याद रखेगा, क्योंकि 4% पर मुझे कोई ब्याज नहीं मिल रहा है और मैं अब 18% को फंसा दूंगा, तो मान लो कि मेरे पास कितने बच गए, 78 रुपीज़। तो 78 रुपीज़ से मैं कितना इनकम कर लूँगा, मान लो कि यहाँ पे 100 रुपये पे मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ, तो 78 रुपीज़ में मैं 7.8 रुपीज़ ही कमाऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक तो गोल्ड ले लिया। गोल्ड क्यों ले लिया, क्योंकि मान लो कैश की वैल्यू वही की वही होगी और गोल्ड की वैल्यू बढ़ती रहती है, या सरकार से ही कोई बॉन्ड ले ले या थोड़ी बहुत पैसा कैश रख ले।
तो एसएलआर में यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में 18% के हिस्सा में कमर्शियल बैंक क्या कर सकती है, गोल्ड के फॉर्म में रख सकती है, सरकार से बॉन्ड खरीद सकती है, सिक्योरिटी खरीद सकती है, या थोड़ी बहुत कैश के फॉर्म में रख सकती है। यानी इन तीनों चीज़ों की इजाज़त है उनको। ठीक है, तो ये दो बात आ गया, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर। यानी दो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर में क्या होता है, सिक्योरिटी मनी होता है, और 4% आरबीआई बोलती है कि मेरे पास कैश के रूप में जमा करो। और एसएलआर क्या होता है, जिसमें आरबीआई बोलती है कि जितना आपका एनडीटीएल है उसका 18% हिस्सा आप अपने पास ही रिजर्व रखो, उसको लोन नहीं देना है। ठीक है, तो सीआरआर के रेट है 4.5% और एसएलआर का रेट है 18%। इसे किसने निकाला, एमपीसी ने, यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने निकाला। ठीक है, अब आ जाओ पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट में कुछ रेट है जो मैं आपको एग्जांपल सहित समझाने की कोशिश करूंगा। मित्रों देखो, रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है, यहां पे आप देखो, रेपो रेट एक तरह से शॉर्ट टर्म लोन होता है। ठीक है, जो अगर कमर्शियल बैंक को किसी छोटे टर्म के लिए यानी शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए मीन्स 90 दिनों से कम के लिए लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो आरबीआई से बोलती है कि भाई मुझे लोन दो, मैं इसके बदले में आपको ब्याज दूंगा। तो जो ब्याज देती है उसका निर्धारण भी एमपीसी करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की टीम करती है। तो अब की बार का रेपो रेट रखा गया है 6.25%। तो यह रेपो रेट क्या होता है, वैसा रेट जिस पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे लेती है और उस पे ब्याज चुकाती है। और तो इस बार ब्याज कितना चुकाना होगा, तो ब्याज चुकाना होगा 6.25%। अब ये तो रेपो रेट हो गया शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए। और अगर कमर्शियल बैंक को ज़्यादा टाइम के लिए लोन चाहिए तो उसे जो लोन मिलता है वो बैंक रेट पे मिलता है, और इस बार का बैंक रेट रखा गया है 6.75%। यानी यह लॉन्ग टर्म लोन होता है। कमर्शियल बैंक 90 दिनों से ज़्यादा दिनों के लिए लोन लेना चाह रही है तो बैंक रेट पे लोन लेगी और उसके लिए उसे ब्याज चुकाना पड़ेगा 6.75%। ठीक है, अब आ जाओ, अब तो बैंक पैसा ले रही है। अब कभी कभी मान लो कि आरबीआई को भी पैसे की जरूरत पड़ जाए या बैंक के पास ज़्यादा पैसे आ गए, तो वो सोचा कि भाई मैं पब्लिक को न दे के आरबीआई को ही दे दूं, क्योंकि पब्लिक कभी कभी क्या करती है, पैसे चुकाने में असमर्थ हो जाती है। आपने सुना होगा कि फलाने किसान ने सुसाइड कर लिया, फलाने स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया लोन के कारण, क्योंकि वो लोन चुकाने में असमर्थ होते हैं और लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो कमर्शियल बैंक वाले ने भी सोचा कि भाई चलो इन सब चक्कर से क्या पड़े, मैं आरबीआई यानी बैंकर ऑफ द बैंक यानी अपने पापा के पास ही पैसा दे दे। ठीक है, अपने पापा के पास, आरबीआई को क्या बोलते हैं, बैंकर ऑफ द बैंकर्स बोलते हैं, यानी बैंकों का बैंक बोलते हैं। तो जब आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया तो ब्याज लिया 6.25% कम ड्यूरेशन के लिए, और वही 90 दिनों से ज़्यादा दिनों के लिए ब्याज दिया तो उसके लिए ब्याज वसूला 6.75%। अब बैंक वही आरबीआई को पैसा दिया या आरबीआई ने बैंकों से पैसा लिया तो उसके लिए मित्रों ये सिर्फ ब्याज दे रही है 3.35%। और रेपो रेट हमेशा, रेपो रेट जो होता है हमेशा RRR यानी रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। अगर रेपो रेट के फुल फॉर्म की बात करें तो रीपर्चेज ऑप्शन होता है, कभी पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, 3.35%। मित्रों आप लोग न्यूज़ सुनते होंगे कि क्रेडिट पॉलिसी में रेपो रेट 0.25% से बढ़ा दिया गया या 0.25% से बढ़ा दिया गया। तो इसका मतलब क्या होता है, 100 बेसिस पॉइंट में 1% होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, ये भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 100 बेसिस पॉइंट में 1% होता है। ठीक है, तो अगर 1 बेसिस पॉइंट में कितना होगा, 1 बेसिस पॉइंट में कितना होगा, 1/100। ठीक है, यानी 0.01%। ठीक है, क्लियर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 25 बीपीएस से रेपो रेट को बढ़ा दिया गया, इसे परसेंटेज में बताओ, तो आप क्या बताओगे, 25 बीपीएस परसेंटेज में करना है तो 25/100 कर दो, यानी 0.25% से रेपो रेट को बढ़ा दिया गया। क्लियर है, यानी सीधा याद रखो 100 बेसिस पॉइंट इक्वल टू 1%। क्लियर।
चलो, तो अभी तक आप लोगों ने रेपो रेट को समझा, बैंक रेट को समझा, रिवर्स रेपो रेट को समझा। उसी तरह MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 6.75%, और MSF हमेशा बैंक रेट के भी बराबर होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, मतलब काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इसे ओवरनाइट लोन भी बोल सकते हैं, यानी 24 घंटे के लिए भी इस लोन को हम लोग उठा सकते हैं। और इसका इंटरेस्ट रेट होता है वह बैंक रेट के बराबर होता है। यह एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, 9 मई 2011। और इसी तरह एक और छूट गया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट। इसकी रेट की बात करें तो 6.25% है। तो मित्रों, आज का जो मेरा सेशन था सिर्फ यही बताने का था, और जब मैं बताता हूं तो स्टैटिक पोर्शन को भी लेता हूं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में मदद मिले और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मित्रों ले सकते हो। चलो एक बार ब्रीफिंग कर देता हूँ। देखो, भारत सरकार दो तरह की पॉलिसी निकालती है, एक फिस्कल पॉलिसी, दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज ड्रिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी ड्रिवन बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या होता है, बैंकों का बैंक होता है, ठीक है। और RBI कुछ मॉनेटरियल रेट निकालती है, जो कि इस तरह है: CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, SDFR और RRR, ठीक है। ये हर एक 2 महीना में रिलीज की जाती है। और MPC की कमेटी का कहना है कि साल में 4 बार एटलीस्ट तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी देना ही है। मैक्सिमम कभी कभी 8 बार ही आ जाता है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से एक साल में 6 क्रेडिट पॉलिसी आती है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी की रेट आती है, और हर एक 2 महीने पे आती है, ठीक है। MPC के मेंबर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कितने मेंबर होते हैं। टोटल 6 मेंबर होते हैं। अब इसमें RBI के द्वारा कितने अपॉइंटमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा कितने अपॉइंटमेंट होते हैं, ये सब भी मैंने आप लोगों को बता दिया। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि जो मार्केट में मनी सप्लाई है उसको बैलेंस करना, ताकि इन्फ्लेशन को हम लोग बैलेंस कर दे। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन का टारगेट RBI क्या है, 4 ± 2%, यानी 4 + 2 की बात करें तो अपर टॉलरेंस लेवल 6% और 4 - 2% यानी लोअर टॉलरेंस लेवल 2% का आ गया, ठीक है। और आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि आज 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को बढ़ा दिया गया। इसका मतलब है कि 0.25% से रेपो रेट को बढ़ा दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि मॉनेटरियल कैसे RBI इन्फ्लेशन को कम या ज़्यादा कर सकती है रेटों में घटोतरी या बढ़ोतरी करके। अगर मान लो कि इन्फ्लेशन को आप लोगों को कम करना है तो RBI क्या करेगी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR इन सबों को बढ़ा देगी। इन सबों को क्यों बढ़ा देगी, क्योंकि मार्केट में कैश का फ्लो कम हो जाएगा। अब जब मार्केट में एक बार कैश का फ्लो कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम होगा तो सेलर को प्राइस कम करना ही होगा, और प्राइस कम करना होगा तो इन्फ्लेशन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब मित्रों, कभी कभी आपके मन में ख्याल आता होगा कि क्या इन्फ्लेशन को नोट प्रिंट करके दूर किया जा सकता है। तो यह एक मंदी खत्म करने का, यानी महंगाई को खत्म करने का सबसे वाहियात तरीका में से एक तरीका है कि हम नोट छाप करके मंदी को खत्म कर सकते। मित्रों, वेनेजुला एक कंट्री है जिसने यही चीज़ सोचा कि भाई हम नोट ज़्यादा छाप ले और मंदी को दूर कर ले। तो ऐसा उसने किया, और आपको पता नहीं होगा वहाँ की इन्फ्लेशन रेट, जो आज हमारी भारत की इन्फ्लेशन रेट का टारगेट 6.7% जो था, वो तो घट के अब 6.5% हो गया है। लेकिन वेनेजुला में लाख परसेंट भी ज़्यादा का इन्फ्लेशन रेट है। अब इन्फ्लेशन रेट की चर्चा हो ही रही है, तो मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों को बात बता दूंगा, जिसे आप लोग नोट ही कर लेना। देखो, 2022-23 के लिए भारत का इन्फ्लेशन रेट कितना रहने वाला था, 6.7% जो कि अब घट के, जो कि 0.2% से घट के 6.5% का हो गया है। हालांकि ये भी जो टारगेट है, जो इन्फ्लेशन का टारगेट है, उससे 0.5% ज़्यादा ही है। ठीक है मित्रों। अब अगर बात करें इन्फ्लेशन रेट 2023 की ही बात कर रहा हूं, 2022 से 2023 का।
अब अगर 2023 से 2024 की बात किया जाए तो इन्फ्लेशन रेट हमारा 5.3% ही रहने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। मित्रों, तो आज के सेशन के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन में हमारा भी कोई ऐसा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा जो आप